नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है? मिनिस्टर आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ अराजक हो गया। आरोप लगा रहे हैं कि अफसर रिश्वत मांग रहे हैं। एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थाने में बैठ जा रहे हैं। अजीब हाल है। और क्यों हाल है? ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा के योगी आदित्यनाथ से बदले बदले तेवर नजर क्यों आ रहे हैं? और बिहार में जो 65 लाख वोट कटे, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी काटे जाएंगे? बहुत रोचक बातचीत की है मैंने अभय दुबे जी से। आपको लेके चलता हूँ उनके पास। पहले 4 पीएम यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम यूपी में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। उत्तर प्रदेश आजकल नई नई कथाएं लिख रहा है, नई नई कहानियां लिख रहा है। यूपी के मिनिस्टर हैं कपिल देव अग्रवाल, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अफसर रिश्वत मांग रहे हैं, अफसर बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? विधायक कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त महिला वो थाने में धरने पे बैठ गई कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। ये अराजकता का माहौल अचानक आपको क्या लग रहा है क्यों पैदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, किसी राज्य वैसे तो सुशासन देना बड़ा मुश्किल काम होता है। और लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको सुशासन या किसी भी किस्म के शासन में कोई दिलचस्पी नहीं। उनका शासन सुशासन है कि कुशासन है क्या, इसमें कोई उन्हें दिलचस्पी नहीं। वो अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने आप को एक सुपर हिंदू हृदय सम्राट घोषित कर दिया है और उसी के हिसाब से वो सारे काम कर रहे हैं, सारे भाषण देते हैं, सारे वक्तव्य देते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें और किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अधिकारी तंत्र के हाथों में, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया है और वो ब्यूरोक्रेसी जानती है कि मुख्यमंत्री को शासन चलाने में कोई रुचि नहीं है। मुख्यमंत्री की कामना तो ये है दिल्ली की गद्दी पे बैठने की। दिल्ली गद्दी पे बैठना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की गद्दी दिल्ली गद्दी तक पहुंचने का उनके लिए एक जरिया रह गई है बस केवल। और वो जानते हैं कि उन्हें कितना भी बुरे से बुरी सरकार चलाए, उत्तर प्रदेश की गद्दी से उन्हें कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ है। तो ये स्थिति है, इसलिए सब जगह लूटमार मची हुई है। और इसमें भाजपा का जो विधायक है, भाजपा का जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो छोटभैये मंत्री हैं, वो सब भी इस चक्कर में पूरी तरीके से परेशान है। दरअसल किसी भी जनप्रतिनिधि के पास उत्तर प्रदेश में कोई अधिकार नहीं है। वो अफसर उसकी बात नहीं मानते बिल्कुल। वो अफसर जो चाहते वो करते हैं। मंत्री कुछ कहता रहे, विधायक कुछ कहता रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए तो एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त महिला को अनशन करना पड़ा। इसीलिए तो उसके महिला के पूर्व सांसद पति को उप मुख्यमंत्री को फोन करके डांट फटकार करनी पड़ी। इसीलिए ये सब जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वायरल इसीलिए वीडियो हुआ है। सब लोग इस बात को जानते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप समाजवादी पार्टी के लोगों से बात कीजिए या कांग्रेसियों से बात कीजिए, नहीं मैं कह रहा हूं। भाजपा के जो समर्थक हैं, जो पिछले कई चुनावों से भाजपा को वोट दे रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। वो सब लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। शायद जो राजपूत जाति के भाजपा समर्थक हैं, वो खुल के अपनी बात ना कहें कि उन्हें लगता है कि योगी जी की इसमें बेइज्जती होगी, योगी जी की साख गिर जाएगी। लेकिन आप बाकी और किसी भी बिरादरी से, खासतौर से अगर ब्राह्मणों से आप चर्चा करेंगे, आप ओबीसी लोग, भाजपा के ओबीसी सपोर्टरों से चर्चा करेंगे, हर जगह आपको यही सुनने को मिलेगा कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है और अफसर जो है वो चांदी काट रहे हैं। तो ये बात क्या संघ को पता नहीं होती है? ये बात केंद्र को पता नहीं होती है? या ये बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती कि अफसर इतना बुरा हाल कर रहे हैं वाकई सबको में पता है, थाने? सबको पता है, हर एक को पता है। तो संघ रोटरी को की पता है, तैयारी। संघ को पता है, अमित शाह को पता है, नरेंद्र मोदी को पता है और मुख्यमंत्री को भी पता है, सबको पता है। मुख्यमंत्री को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप वो जो शर्मा जी हैं, जो अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा हैं, जिनको उन्होंने वहां भेजा गया, आज अखबार में बहुत बड़ी एक खबर है, अंग्रेजी के अखबार में उन्होंने शर्मा जी की तस्वीर भी। तो शर्मा जी ने जो मुख्यमंत्री ने जो एक बैठक की थी, इसके अंदर उसमें शर्मा जी हैं, उनको भी थोड़ा आड़े हाथों लिया उन्होंने। तो अब वो बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं योगी जी के खिलाफ। वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत, मतलब गजब हो रहा है उत्तर प्रदेश में एकदम। जबकि वो तो मोदी जी के बड़े मतलब करीबी एक तरह से मंत्री हैं। बहुत ही हम लोगों के लिए रोचक स्थिति है और भाजपा के लिए अफसोसनाक स्थिति है। जबकि अरविंद शर्मा मोदी जी के बड़े करीबी मंत्री हैं। गुजरात से हाँ, मोदी और जी उनको लेकर आए थे।
उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत ज्यादा दूर, इतना नजदीक बिहार जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव। मतलब ये अराजकता की स्थिति अगर ऐसी बनती रहेगी तो परेशानी पैदा हो ही जाएगी ना। परेशानी तो उत्तर प्रदेश में पैदा हो ही रही है। शायद भाजपा की आला कमान को और अमित शाह को लगता है कि चलिए थोड़ी देर ऐसी और खिंच जाए, फिर बाद में जाके हम अपना हंटर लेके जाएंगे और हंटर चटाक चटाक करेंगे, धीरे धीरे परिस्थिति को काबू में करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बाद में वो इस तरह का ऐसा सोचते हो, लेकिन मुझे लगता है कि काफी उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत बिगड़ चुकी है। अब बड़े बड़े समुदाय ये सोच रहे हैं कि अगले चुनाव में भाजपा को वोट देना है या नहीं देना है। बिल्कुल ठीक अभी बात निर्भर है। ये करता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे, किस तरह की पेशबंदी करते हैं, किस प्रकार का समीकरण बनाते हैं, किस तरह से टिकट बांटते हैं, जो असंतोष है उस असंतोष का लाभ उठाने की क्या कोशिश करते हैं, ये सब इस पर निर्भर है। असंतोष तो बहुत है, भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत ज्यादा असंतोष है। अच्छा, लग क्या रहा है आपको विधानसभा का चुनाव 2027 का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी या अलग अलग हो सकते हैं लोग? अलग अलग लड़े तो क्या फायदा होगा, मिलकर ही लड़ना होगा उनको। मोटे तौर पे तो अभी यही जो सामान्य ज्ञान है वो तो यही कहता है। अब अगर अभी समय है बीच में, अच्छा मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो ऊंची जातियों का जनाधार है उसमें से ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा अगर कांग्रेस को ये आश्वासन देता है, कांग्रेस को उससे ये आश्वासन मिलता है कि भाई हम आपको वोट देंगे बशर्ते आप समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दें, हम आपको वोट देंगे बशर्ते आप समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दें, तो कांग्रेस के अंदर भी समाजवादी पार्टी से गठजोड़ बनाने की रणनीति पर पुनर्विचार हो सकता है। अभी समय दूर है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर ब्राह्मण, जो कि बहुत ही प्रभावशाली समुदाय है अभी भी, अगर ब्राह्मण कांग्रेस में आता हुआ दिखता है तो दलितों का एक हिस्सा और मुसलमानों का एक हिस्सा भी कांग्रेस के साथ आ सकता है। उस स्थिति में दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एंटी इनकम्बेंसी का वोट बढ़ सकता है, उससे भाजपा को लाभ पहुंच सकता है, बशर्ते कांग्रेस अपनी बेहतर स्थिति का लाभ उठाने के लिए समाजवादी पार्टी से एक बढ़िया किस्म की सौदेबाजी कर ले और ज्यादा बड़ा हिस्सा ले ले वो टिकटों का। भाई ब्राह्मण तो तभी कांग्रेस के पास जाएगा जब कांग्रेस कहेगी हम इतने ब्राह्मणों को टिकट देंगे आपको। भाई कुछ तो जो समुदाय होते हैं, समुदाय के नेता होते हैं, वो भी तो अपने सौदेबाजी करते हैं ना। आप बिल्कुल करते हैं, एकदम बहुत बड़ी काफी समय है इस बात में, पूरे इस साल के बचे हुए महीने हैं, अगले साल के पूरे 12 महीने पड़े हैं, चुनाव तो 27 में होगा। क्या लग रहा है मायावती का रुख क्या लगेगा? मायावती बिल्कुल अजीब टोन में। मायावती ने तो अपने आप को मटिया मैट कर लिया है, उन्होंने अपने आप को धूल में मिला लिया है, मैं आपको बताऊं। अब धूल से उनको उठना होगा। वो एक ऐसी नेता हैं जो इसका एक जमाने में बड़ा सम्मान करता था, मैंने लिखा भी है, लिख के सम्मान किया है उनका, बोल के सम्मान किया है उनका। और जब उन्होंने 2007 का 2007 का चुनाव जीता था, हाँ 7 का चुनाव जीता था, 12 का समाजवादी पार्टी ने जीता था, 2007 का उन्होंने चुनाव जीता था मायावती ने, तो ऐसा लगा था ऐसे कोई क्रांति सी हो गई उत्तर प्रदेश में। इतना बड़ा अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था, सुनहरा अवसर, और उन्होंने उस अवसर को खो दिया। एक तरह से अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि अफसोस होता, लगता ही नहीं है वही मायावती है जिन्होंने 2007 का चुनाव जीता था, कोई और ही, ये बंदी कोई और ही है, ऐसा लगता देख के। क्यों हो गया मायावती के साथ ऐसा, क्या कारण लगता है? मुझे लगता है जेल जाने से डरती हैं। देखिए जो फाइलें मायावती के खिलाफ हैं वही फाइलें अखिलेश यादव के खिलाफ है। भाई आय से अधिक संपत्ति की जो मामला है ना, आय से अधिक संपत्ति का मतलब यह है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, यही तो उसके पीछे हुआ है। उसकी फाइलें बनी हुई हैं, डोजियर्स बने हुए, डोजिए बने हुए। तो वो जो अखिलेश यादव को उसकी कोई चिंता नहीं है, वो अपने दबा के विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और इस चिंता न होने से उन्होंने इस तरह से राजनीति की है कि एक तरह से वो राजनीति ही उनका कवच बन गई है। ताकत बढ़ गई है तो कवच बन गई है, उनका कवच बन गई है। मायावती ने राजनीति की है, उससे उनका जो कवच था, जनाधार उनका कवच था ना, वो कवच उनका टूट गया है। उनका सीधा सीधा फर्क है अखिलेश और मायावती में। नहीं, यही फर्क है जो उनको बहुत नुकसान पहुंचा गया। बिहार का नतीजा आ गया, चुनावी रिजल्ट आ गया,
अब जो लोग सुन रहे होंगे वो चौंक रहे होंगे कि अभी चुनाव ही नहीं हुए, हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि चुनावी रिजल्ट आ गया। लेकिन मैं इसलिए कह सकता हूँ कि लोग ये मान रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने ये कहा कि भाई अब बिहार में चुनाव का फ़ायदा क्या है? क्योंकि पहला रिजल्ट, पहली झाँकी तो आ गई। पहले मैं भी चौंका, पहला फ़ोन आया कि आईएएस अफ़सर का था फ़ोन, कि देखो बिहार का पहला रिजल्ट तो आ गया। मैंने कहा कि अभी रिजल्ट कहाँ से आएगा? चुनाव तो हुए नहीं। बोले यार आपको नहीं पता? अब मैं उनकी बात से इतना हड़बड़ा गया कि आईएएस अफ़सर मुझसे ऐसे कह रहे हैं। मैं कहा नहीं, जब चुनाव ही नहीं होगा तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? अरे बोले 65 लाख नाम कट गए, पहला ड्राफ्ट जारी हो गया। तो जब 65 लाख कट गए तो जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था 2022 का, छाँट-छाँट के यादव और मुसलमानों के नाम गायब थे, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था ऐसा। तो बोले वैसे ही वहाँ हो गया, 65 लाख नाम कट, पहली ड्राफ्ट जब जारी हुआ तो उसमें कट गए। तो मुझे बड़ी जोर की हँसी आई कि देखो सामान्य नौकरशाहों में, पॉलिटिकल लोगों में, सामान्य आदमी में भी ये बात है कि भाई झाड़ू लग गई, 65 लाख तो गए। तो अब क्या लग रहा है वैद्य दुबे जी, क्या मान लिया जाए कि वाक़ई में कि रिजल्ट की ये शुरुआत हो गई? या अभी चुनाव कुछ बचा है, कुछ बाकी है कि ईमानदारी से कहीं कुछ हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए संजय जी, बात तो आपकी सही है। 65 लाख नाम अगर वो मतदाता सूची से एकदम कटेंगे तो लोग चौंकेंगे और उनका दिमाग इसी तरफ जाएगा कि इसके अंदर कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एक साथ ऐसी एक प्रक्रिया, इसमें 65 लाख नाम वोटर सूची से निकल जाएं, तो उससे ये सवाल भी उठता है कि 65 लाख नाम जोड़े कैसे गए थे? भाई 65 लाख नाम कैसे आए थे? ये तो बहुत एक क्षण में जो हुआ, लंबे अरसे से वोटर लिस्ट की सफाई होती रहनी चाहिए थी। राजीव कुमार जी क्या कर रहे थे? अभी जनवरी में ही तो जो वोटर लिस्टों का एक पुनरीक्षण किया था, राजीव कुमार जी के नेतृत्व में हुआ था। तो उसमें तो ये 65 लाख नाम थे उसके अंदर ना। तब चुनाव आयोग ने ही उस वोटर लिस्ट को कहा था कि ये वोटर लिस्ट ठीक है। अब उसमें 65 लाख नाम निकाल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये 65 लाख नाम वो हैं। मेरा अंदाज था कि पहले दौर, पुनरीक्षण का जो पहला दौर होगा, उसमें से करीब 55 से 60 लाख नाम निकलेंगे। मेरा अनुमान ये था और मैंने 4 PM के मंच पे ये बात कही भी थी। एक तो इसमें वो लोग हैं जो चुनाव आयोग ने पाया कि उनका देहांत हो गया है। इसमें वो लोग हैं जो कि अपने पते पे मिले नहीं, स्थायी पते पे नहीं मिले। वो लोग हैं जिनके नाम 2 बार वोटर लिस्ट में थे। तो ये सब अगर जो, और कुछ ऐसे, कुछ और एक विवादास्पद कैटेगरी भी जो है, इससे समझ में नहीं आता है वो कैटेगरी किसकी है, लेकिन कुछ नाम हुआ उस कैटेगरी में भी है। तो ये 65 लाख नाम इन्होंने काट दिए इसमें। अच्छा, अब आज 1 तारीख है। 1 तारीख से सघन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू होता है। तो ये 65 लाख नाम तो BLA और BLO लेवल की जो कवायद हुई थी, उस कवायद से निकले हैं और ये काट दिए गए। अब एक दूसरी कवायद आज की तारीख से शुरू हो रही है, क्योंकि 65 लाख नाम काट के आपने एक एक नई वोटर लिस्ट का एक ड्राफ्ट जो है उन्होंने आपने जारी किया है। ये ड्राफ्ट जो विभिन्न पार्टियों को दिया जाएगा, नियम तो यही है, पता नहीं चुनाव आयोग देगा कि नहीं देगा, लेकिन जहां तक मुझे नियम पता है, नियम यह है कि विभिन्न पार्टियों को दिया जाएगा। पार्टियां अपने कुछ मतदाता सूची प्रेक्षक नियुक्त करेंगी, ऑब्जर्वर्स नियुक्त करेंगी। वो लोग इनकी जांच करेंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे कि उन्हें किस चीज पे आपत्ति है, किस चीज पे आपत्ति नहीं है, और आपत्ति है तो किस किस्म की आपत्ति है। फिर वो तमाम आपत्तियां ERO के पास जाएंगी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगी, जो कि चुनाव आयोग का कर्मचारी है। बिहार में ऐसे 239 ERO हैं और करीब 600, 650 करीब उनके असिस्टेंट हैं। इन लोगों के पास जाएंगी। ये लोग उन आपत्तियों के आधार पर और इन्हें खुद जो आपत्तियां लगेंगी, स्वयं भी जिस बात पे आपत्तियां लगेंगी, क्यों ये लोग भी तो बहुत से जो इनके पास फॉर्म आए हैं, उन फॉर्म की बहुत जांच करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन कौन सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, किस प्रकार के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ये सब। तो अब एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। मेरा मानना है कि इन 65 लाख वोटों के नाम कटने से जो विवाद पैदा होता है, वो विवाद इतना तीखा नहीं है। केवल शक पैदा होता है इसमें। लेकिन अब दरअसल वो जद्दोजहद अब शुरू होगी। चुनाव आयोग जो ERO के फैसलों और जो DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके फैसले के साथ में राजनीतिक दलों की जद्दोजहद अब शुरू होगी। देखिए, बिहार में मोदी जी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, मोदी जी की सरकार ही मैं कहता हूं। तो जितने भी चुनाव आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे ELO को, मतलब केवल राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए गए BLA को, बूथ लेवल एजेंटों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, वो सब सरकार
के कर्मचारी हैं और सरकार से दबे हुए हैं, वो सरकार के आदेश के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो विपक्षी दलों के साथ सहयोग नहीं करते, कोई किसी किस्म का पत्रकारों के साथ कोई सहयोग नहीं करते, किसी किस्म का आंकड़ा नहीं बताते, कोई अंदरूनी खबर उनसे नहीं निकाली जा सकती क्योंकि सब डरे हुए हैं, सब किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। तो अब दरअसल असली मार जिसको बोलते हैं, असली जद्दोजहद अब शुरू होगी। जैसे ही जो ईआरओ है अपने असिस्टेंट ईआरओ की मदद से वोटर लिस्टों में बहुत सारे वोटरों के खिलाफ एक जांच शुरू करेगा आपत्तियों के कारण, और उस जांच में एक फील्ड इंक्वायरी होगी। उस फील्ड इंक्वायरी के पूरे हो जाने पर, ये सब हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पूरी हो जानी है सारी चीजें, इसके बाद वो एक स्पीकिंग ऑर्डर देगा वो, और उसके बाद किसी का नाम उसमें से निकाल दिया जाएगा, या कहा जाएगा नहीं भाई इसका नाम रखा जाता है, आपत्ति ठीक नहीं है, इसका नाम हम रखते हैं वोटर लिस्ट में। तो जिसका नाम निकाला जाएगा वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ उसके खिलाफ अपील करेगा, अगर वो कर पाया तो, अगर उसमें इतनी क्षमता है, दौड़ धूप कर सकता है, जिला मुख्यालय जा सकता है, कोई आसान काम तो है ना अपील करना। अपने वोट डालने के लिए आपको अपनी एक रोजी रोटी छोड़नी पड़ सकती है, दिहाड़ी छोड़नी पड़ सकती है, सब लोग नहीं कर सकते, उसमें आपको राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मदद भी चाहिए। हो सकता है राजनीतिक दलों किसी राजनीतिक दल के पास इतने कार्यकर्ता ना हो कि अपने वोटरों को वो अपील की तरफ ले जाए, बहुत सारी फैक्टर्स इसके अंदर है। तो जब वो जाएगा वहां पे तो वो महीने भर के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके ऊपर फैसला देगा अपना। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बहुत सारे विवादों में घिरने के लिए अभिशप्त है। अब दूसरे चरण में जिन वोटरों के नाम कटेंगे, वहां पता चलेगा कि इसके अंदर राजनीतिक खेल क्या हो रहा था और क्या उसमें उसका पैटर्न क्या है, वो राजनीतिक खेल कहां से कहां ले जाएगा बिहार के चुनाव को। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय दवे जी पूरी बातचीत सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपने प्यार भरे कमेंट का, मैं आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।